हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड उनकी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैंने 15 MCQ भी ऐड किए हैं। वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट। हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो किसने और कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी? तो किसने? ये जो है वो विल्हेम बुडेंट ने जो है वो एस्टेब्लिश करी थी, और ये जो थे वो जर्मन फिलोसफर थे। इन्होंने कब जो है वो ये लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी? 1879 में। और कहाँ पर जो है वो ये लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी? लिप्जिग। लिप्जिग जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछते हैं कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर एस्टेब्लिश की है और किसने एस्टेब्लिश की है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी टाइम एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं ये। और जो विलियम बुडेंट हैं उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टैट में जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन तो जीन पियाजे से डेफिनेटली आते हैं। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, और इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो ये दी है आपकी जीन पियाजे ने। और इन्होंने क्या बोला था इसमें कि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। और इन्होंने जो है वो 4 स्टेजेस दी थी यहाँ पर, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज चलती है 0 से 2 साल तक, ठीक है, 0 to 2 ईयर्स। ये चीज़ भी याद रखना आप कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो कितने से कितने साल तक जो होती है। और पहली स्टेज है ये सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो मूवमेंट करना शुरू करता है एंड यूज देयर सेंसेस। अपने अराउंड जो वर्ल्ड है, अपने अराउंड जो दुनिया है, उसको जो वो एक्सपीरियंस करता है किसके थ्रू? अपनी सेंसेस के थ्रू और मूवमेंट के थ्रू। और यहाँ पर जो बच्चा होता है वो एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड जो है वो जरूर याद रखें। इसमें से जो है वो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? दे अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सी देम। अगर वो बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को नहीं भी देख रहा है, उसको फिर भी पता है कि ये अभी भी एग्जिस्ट है। सपोज आपने जो है वो टॉय को जो है वो ब्लैंकेट के नीचे छुपा दिया, ठीक है। तो बच्चे को पता है, वो देख नहीं पा रहा है कि अभी टॉय जो है कहाँ पे, लेकिन उसको फिर भी पता है कि टॉय है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज द ऑब्जेक्ट परमानेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ये कौन सी स्टेज में होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? आपका सेंसरी मोटर स्टेज में। तो सेकंड स्टेज देखते हैं। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये चलती है आपकी 2 से 7 साल तक। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें क्या होता है? बच्चा क्या करता है? डू नॉट अंडरस्टैंड कंक्रीट लॉजिक एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड मेंटली मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिंबॉलिक लेवल भी बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक लेवल, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस थे, इसमें क्या था? सिंबॉलिक लेवल। इसमें क्या होता है? बच्चे जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समथिंग एल्स। सपोज वो पिल्लो को जो है वो गुड़िया बना लेंगे, ठीक है। पिल्लो को क्या मान लेंगे कि ये क्या है? गुड़िया है, उसके साथ खेलेंगे। या झाड़ू को क्या बोल देंगे? वो झाड़ू के ऊपर बैठ जाएंगे कि ये क्या है? घोड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, ठीक है। मतलब सिंबॉलिक करते हैं चीज़ों को, जो है वो किसी और चीज़ से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बाय एंड हाउ कम, ये जो है उनके दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं, क्यों और कहाँ से जो है वो ये चीज़ें आई। द थर्ड स्टेज इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो थर्ड स्टेज आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये चलती है आपकी 7 से 11 साल तक। और इसमें क्या होता है? बच्चा लॉजिकली जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। थिंक लॉजिकली, अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कौन सी स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। द फोर्थ स्टेज इज द फॉर्मल ऑपरेशनल, ये चलती है आपकी 11 से 16 वर्ष की आयु तक, और इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कौन सी स्टेज में होती है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि आपकी कौन सी है, लास्ट वाली स्टेज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या है याद रखने वाली, फर्स्ट स्टेज में एक तो इनका ये मतलब कितने से कितने वर्ष तक चलती है ये चीज़, और दूसरी ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी पहली स्टेज में आती है, दूसरी सिंबॉलिक लेवल, थर्ड वन में आपने याद रखना है लॉजिकल रीजनिंग, और फोर्थ में आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। द नेक्स्ट इज द लैब बाय गॉस्टकी, इन्होंने जो है वो सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी, एंड ही बिलीव्स सोशल इंटरेक्शन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड सोशली गाइडेड एंड कंस्ट्रक्टेड। जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो सोशली गाइडेड होती हैं और कंस्ट्रक्टेड होती हैं। इन्होंने जो है वो 3 तरह की स्पीच जो है वो बोला था कि 3 तरह की स्पीच होती है, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच अक्कर इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन होती है एक्सटर्नल स्पीच। एक्सटर्नल स्पीच में क्या आता है, जिससे आप जो है वो एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाई रिटन और स्पोकन वर्ड, जब आप किसी को लिख कर या बोल कर जो है वो अपने थॉट जो है वो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल स्पीच। सेकेंड वन जो थी उन्होंने बताई थी इनर स्पीच। तो इनर स्पीच में क्या बोला था, सेल्फ डायरेक्टेड डायलॉग, ठीक है, अपने आप को बोलना, सेल्फ डायरेक्टेड डायलॉग, दैट इज द इनर स्पीच, ठीक है, टॉकिंग टू वन सेल्फ। और थर्ड वन जो थी वो थी ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है वो प्राइवेट स्पीच भी बोला है, प्राइवेट स्पीच भी बोला है। और इसमें क्या होता है कि अपने आप से ही जो है वो बातें करते हैं, अपने आप को जो है वो गाइड करना, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये भी आपकी दी थी किसने, लैब बाय गॉस्टकी ने, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती क्या है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है कि बच्चा बोलता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी होती है कि बच्चे का पोटेंशियल है कि वो ये चीज़ कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। और तीसरी होती है कि वो कर ही नहीं सकता है वो वाली चीज़, ठीक है। तो ये जो आपकी सेकंड है कि उसका पोटेंशियल है कि वो चीज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ को जो वो कर सकता है, उसका जो पोटेंशियल है उसको वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है, एडल्ट गाइडेंस फॉर कोलैबोरेशन एंड मोर कैपेबल अदर्स, किसी की हेल्प के साथ वो चीज़ वो करता है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो क्या होती है, टीचर ऑफरिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड, ठीक है। अब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थी वो क्या था कि बच्चा वो चीज़ कर ही नहीं सकता है किसी के हेल्प के बिना, ठीक है। लेकिन स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि अगर बच्चे को लर्निंग में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर क्या देगा, उसको थोड़ी सी उसको जो है वो सपोर्ट देगा, ठीक है, दैट इज द स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज द एरिक एरिक्सन। तो इनकी जो है वो 8 स्टेजेस हैं एरिक एरिक्सन की, और पहली स्टेज है इनकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये चलती है आपकी 0 से 18 मंथ तक या 0 से 2 साल तक, जो भी हो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे कहते हैं फीलिंग डेवलप करता है कि अगर कोई उसको प्यार से बात कर रहा है, ठीक है, अच्छे से, तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है। अगर वो उसको डांटेगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर मिसट्रस्ट, यानी कि जाएगा नहीं उसके पास। सेकंड स्टेज है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये चलती है आपकी 2 से 3 वर्ष तक। यहाँ पे मेजर क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो कौन सी स्टेज में आती है, दैट इज द ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डॉट, और कितने साल से चलती है, 2 या 3 वर्ष तक। थर्ड वन है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये चलती है आपकी 3 से 5 वर्ष की आयु तक, और इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, मीन्स जब बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक बच्चा जो है वो क्या लेता है, इनिशिएटिव, ठीक है, लीडरशिप जिसको बोलते हैं, इनिशिएटिव लेता है, ठीक है। और अगर वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है तो वो क्या चला जाएगा उसमें, गिल्ट में। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सी इन्फीरियरिटी, इन्फीरियरिटी होगा यहाँ पे,
इंडस्ट्री वर्सी इन्फीरियरिटी ये चलती है आपकी 6 से 11 में। 6 साल से बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उसको जो है वो बच्चा परफॉर्म करने लग जाता है, दैट इज़ द इंडस्ट्री। और अगर बच्चे को जो है वो नेगेटिव फीडबैक मिले फैमिली से, पेरेंट्स से, टीचर से, तो वो उसमें क्या आ जाती है, इन्फीरियरिटी जो है वो आ जाती है। फिफ्थ नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी वर्सी रोल कन्फ्यूजन, ये चलती है आपकी 11 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं, एडोलेसेंट स्टेज भी होती बोलते हैं इसको, तो उसमें क्या होता है, डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ, के अपने बारे में जानना। द नेक्स्ट इज द इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सिक्स्थ स्टेज आपकी कौन सी है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 19 से 40 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप एंड फैमिलीज जो हैं वो इसमें होती हैं। नेक्स्ट है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, तो इसमें क्या होता है, पेरेंटहुड, ठीक है। एंड आपकी जो लास्ट स्टेज है दैट इज दी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो इसमें क्या करते हैं, ये 65 टू अप टू डेथ चलती है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि बंदा सोचता रहता है कि उसने जो है वो अपनी पूरी लाइफ में जो है वो क्या क्या किया, कैसे किया, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं सिगमंड फ्रॉइड, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी, ओके। साइको एनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। और किस पे ऊपर जो है वो थ्योरी दी थी इन्होंने, पर्सनैलिटी के ऊपर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, पर्सनैलिटी के ऊपर। तो पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ 3 की पॉइंट्स, इन्होंने बोला था कि पर्सनैलिटी हमारी जो है वो 3 पॉइंट्स, मेजर 3 पॉइंट्स है उसमें, कौन कौन से, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो वन बाई वन देखते हैं। इड, इड क्या बोला था कि अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। इड क्या है, अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे ब्रेन का। रिस्पोंड डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू बेसिक अर्ग नीड एंड डिजायर, ठीक है। डायरेक्टली और इमीडिएटली जो है वो ये रिस्पॉन्स करता है। पर्सनैलिटी ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसको आप क्या बोलेंगे, इड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पर्सनैलिटी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड जो वो क्या होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो, तो वो क्या होगी, इड। नॉट अफेक्टेड बाई रियलिटी लॉजिक, उसको जो है वो रियल लाइफ से जो है वो लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए तो चाहिए ही है, ठीक है, चाहे पेरेंट्स के पास पैसे हैं नहीं हैं, वो खिलौना महंगा है, जैसे भी है, ठीक है। तो उसको रियलिटी या लॉजिक से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्ड डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू बेसिक अर्ग नीड एंड डिजायर। वर्क ऑन प्लेजर्स प्रिंसिपल, किसके ऊपर जो है वो इट वर्क करता है, काम करता है, प्लेजर्स प्रिंसिपल, ठीक है, कि सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए वो चीज़ करके। Every wishful impulse should be satisfied immediately regardless of consequences, जिस भी चीज़ की हमने जो है वो मांग की है, विश की है, वो क्या है, पूरी होनी चाहिए इमीडिएटली, चाहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो कुछ भी हों। When it achieved its wish, उसको क्या बोलते हैं, प्लेजर। जब वो अपनी विश को अचीव नहीं कर पाता है तो क्या होता है, अनप्लेजेंट और टेंशन। और इट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फिश और विशफुल इन नेचर। द नेक्स्ट इज द ईगो। ईगो क्या होती है, दैट पार्ट ऑफ इट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ बाय द एक्सटर्नल। अब इसमें क्या होता है, मीडिएट बिटवीन ईग एंड रिलेटेबल वर्ड, डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। ईगो वर्क्स बाई रीजन, जो आपका इड है, ठीक है, इड क्या है, अनरीजनेबल है, उसको कोई लेना देने नहीं है रियलिटी से, लॉजिक से, ठीक है। लेकिन आपका ईगो जो है वो रीजंस के ऊपर जो है वो काम करता है, ठीक है। ईगो कंसीडर सोशल रियलिटीज एंड नॉर्म्स, जैसे आपके ईगो, इड को क्या था कि जो आपकी रियलिटीज थी उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ईगो को क्या है, ईगो क्या करता है, कंसीडर करता है सोशल रियलिटीज एंड नॉर्म्स को, एटिक्वेट्स एंड रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करना है, ठीक है। वो सोशल जो रियलिटीज नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रखता है कि कैसे हमने बिहेव करना है, लेकिन इड से जो है, इड को क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। थर्ड वन है आपकी सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या होती है, इनकॉर्पोरेट द वैल्यू एंड मॉरल्स ऑफ सोसाइटी विच आर लर्न फ्रॉम अदर्स।
कंट्रोल इट्स की जो इम्पल्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है सुपर ईगो, स्पेशली दोज विच सोशली नॉट एक्सेप्टेड, स्पेशली वो विशेष जो सोशली नहीं एक्सेप्टेड है, जैसे कि सेक्स एंड अग्रेशन। द नेक्स्ट इज द अब्राहम मैस्लो। तो इसमें से जो है वो दो ही क्वेश्चन अब्राहम मैस्लो से काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन की मैस्लो की हायरार्की थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन, ठीक है। और इसमें जो है वो कितने पॉइंट्स हैं, तो इसमें 5 तरह की नीड्स के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स भी बोलते हैं इसको। तो कौन कौन सी नीड्स हैं आपकी, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, बेसिक नीड्स जो फूड शेल्टर और क्लोथ्स वगैरह हैं, तो सबसे पहले वो नीड्स पूरी होनी चाहिए। सेकंड है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। थर्ड है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है। फोर्थ वन इज द एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ वन इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द नेक्स्ट इज द एल्बर्ट बंडूरा, और एल्बर्ट बंडूरा ने जो थ्योरी दी थी दैट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी। और सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी आपकी, एल्बर्ट बंडूरा ने। और इन्होंने जो है क्या बोला था कि जो लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग जो है वो 5 स्टेजेस में जो है वो की जाती है। फर्स्ट वन इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकंड वन इज द अटेंशन। थर्ड वन इज द रिटेंशन। फोर्थ वन इज द रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ वन इज द मोटिवेशन। यानी कि आप किसी चीज़ को जो है वो कैसे सीख सकते हैं, ऑब्जर्व करके। पहले तो 3 तरीकों से आप जो है सोशल लर्निंग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन या मॉडलिंग से, ठीक है। किसी को ऑब्जर्व करके, किसी की नकल करके, ठीक है। मॉडलिंग भी ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को इमिटेट करके, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या बोला था, सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लर्निंग के लिए सबसे पहले आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा आपका क्या पॉइंट आ जाएगा, अटेंशन, ठीक है। अब सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है, अटेंशन देनी है उसकी तरफ। थर्ड रिटेंशन, आप देखना है कि आपके दिमाग में जो है वो कितना रहा, वो रिटेन कितना रहा। जरूरी नहीं कि आपने जितना ऑब्जर्व किया उतना ही आपके दिमाग में रह गया होगा, दैट इज द रिटेंशन। रिप्रोडक्शन, दोबारा से अपने दिमाग में उस प्रोसेस को करके देखना है कि मेरे को वो चीज़ जो है वो कितनी याद रही। एंड फिफ्थ वन इज द मोटिवेशन, और रिप्रोडक्शन जो है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप जो है वो मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज द इवान पेब्लोव, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इवान पेब्लोव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, इवान पेब्लोव ने, ठीक है। 2 तरह की कंडीशनिंग है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट। क्लासिकल आपकी इवान पेब्लोव ने दी थी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो आपकी BF स्किनर ने दी थी, ओके। इसको अनकॉन्शियसली लर्निंग भी बोलते हैं, और ऑटोमेटिक कंडीशंस रिस्पॉन्ड भी बोलते हैं, पेयर्ड विद स्पेसिफिक स्टिमुलस, ठीक है। उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को जो पीस ऑफ मीट जो है वो उसके सामने रखा, तो दैट इज़ द अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके मुंह से जो बहुत ज़्यादा लार जो है वो टपकने लगी, स्लाइबा जो है वो स्क्रीट होने लगा। तो वो ये जो स्लाइबा है वो क्या है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या आया, मतलब स्लाइवेशन, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस से क्या आया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया। अब सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया कि एक बेल बजाई, ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, मतलब कोई स्लाइबा की सिक्रीशन नहीं हुई। थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया कि जब भी वो मीट उसको ऑफर करते थे तो वो पहले क्या करते थे, बेल बजाते थे, घंटी बजाते थे, तब वो उसको मीट जो है वो देते थे। तब इससे क्या हुआ कि वो स्लाइबा की सिक्रीशन हुई, दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्ड मिला उनको। उन्होंने कंडीशन लगाई ना कि बेल बजानी है तभी मीट जो है वो मिलेगा, ठीक है। इन्होंने बहुत टाइम जो है वो इसको रिपीट किया। उसके बाद उन्होंने सिंपली जो है वो बेली रिंग बजाई और मीट जो है उसको ऑफर नहीं किया, फिर भी स्लाइबा की सिक्रीशन हुई, ठीक है। स्लाइवेशन विदाउट मीट, दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशन लगा दी ना उन्होंने, अब कि उस कुत्ते को पता कि जब भी बेल बजती है तो क्या होता है कि खाने को मिलेगा, दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। सो that's about the Ivan Pavlov classical conditioning theory.
नेक्स्ट है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, और ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी किसने दी थी? B.F. स्किनर ने। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो आपकी B.F. स्किनर ने दी थी। ठीक है, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो इवान पेवलोव ने दी थी। और इन्होंने क्या बोला था? रिस्पॉन्स दैट आर रिवार्डेड, कि जो रिस्पॉन्स से जो है वो रिवार्ड मिलता है, हम बार बार वो चीज़ें जो है वो करते हैं। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने? रैट के ऊपर। एक ग्लास का बॉक्स था, ठीक है, उसमें उन्होंने 2 लीवर लगाए थे। एक से क्या होता था कि खाना मिलता, एक को दबाएगा वो लीवर को तो उसमें से खाना आता था, दूसरे को दबाएगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। ठीक है, तो जब उसने पहले वाला दबाया तो उसको खाना मिला, फिर उसने दूसरा लीवर जब किया डाउन तो उसको क्या लगा? इलेक्ट्रिक शॉक। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर उसको जो है वो पता चल गया कि ये वाले लीवर से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो उसने दोबारा से उसको जो है वो नहीं दबाया। दैट मीन्स जो रिस्पॉन्स से हमें रिवार्ड मिल रहा है उनको हम बार बार जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोला था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है? लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू द रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट गिवन फॉर ए पर्टिकुलर बिहेवियर, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। द नेक्स्ट इज द थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो बॉक्स यूज़ किया था उसको क्या, कौन सा बॉक्स बोलते हैं? पजल बॉक्स। और कैट के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। रिस्पॉन्ड दैट प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन ए पर्टिकुलर इक्वेशन बिकम मोर लाइकली टू अकर अगेन इन दोज सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है याद रखने वाली, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बोला था कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि जब आपको जो है वो रिवार्ड मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, सपोज आप जो है वो अच्छे से स्टडी करते हैं और आपको अच्छे ग्रेड मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है कि आप और ज़्यादा जो है वो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, और ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे। दैट इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है कि बोला कि लर्निंग जो है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि लर्नर जो है वो कितना रेडी है लर्न करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ द लॉ ऑफ रेडीनेस। जो जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा चीज़ों को याद करने के लिए, उतना ही जल्दी जो है वो उन चीज़ों को सीख पाएगा। थर्ड वन इज़ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, वो उतनी ही क्या बनेंगे, उसके स्टिमुलस रिस्पॉन्ड जो है वो बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, वो चीज़ उतनी ही जो है वो याद रहती है, रिटेन रहती है दिमाग में लंबे समय तक। दैट इज़ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सो दैट्स ऑल अबाउट। अब यहाँ पे कुछ MCQ मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर HP टैट आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल में आए हुए हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर, वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप? पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर सेटअप की गई थी? तो दैट इज़ द लेप्जिग, ऑप्शन डी। और कहाँ पर है ये? जर्मनी में। ठीक है, next is the stage is in which a child begin to think logically about object and events। तो लॉजिकल थिंकिंग किस में आ रही थी आपकी? किस में आ रही थी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन डी। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपकी क्या आ रही थी? लॉजिकल थिंकिंग। आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वहां पर क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। ओके, और प्री ऑपरेशनल सेंसरी में तो वो लॉजिकली सोच ही नहीं पाता है। द नेक्स्ट इज दी पर्यंत एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। द नेक्स्ट इज दी पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो किसने? विल्हेम बुंट ने जो है वो ये एस्टेब्लिश करी थी। द नेक्स्ट इज दी इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके पर्सनैलिटी से। और इड, ईगो और सुपर ईगो जो है वो किसने इसको एक्सप्लेन किया था? आपका सिगमंड फ्रॉइड ने। इज दी पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका, तो ये किसने? विलियम वुरंट ने की थी। द नेक्स्ट इज दी व्हाट इज कंडीशनड स्टिमुलस इन पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी? तो क्या कंडीशन स्टिमुलस था उनका? बेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दी which one is the correct stage for industry versus inferiority in erection psychological theory?
तो इंडस्ट्री वर्सी जो इन्फीरियरिटी थी वो आपकी 4th स्टेज थी, और 4th स्टेज जो है वो कब आती है, जब स्कूलिंग के लिए जो है वो बच्चा जाता है। तो स्कूल के लिए कब, 6 से 12 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रथम प्रयोग, नेक्स्ट इज दी वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, तो लेप्जिग जर्मनी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, पहली कौन सी है, सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी आपकी कॉन्क्रीट, एंड फोर्थ वन इज दी फॉर्मल। नेक्स्ट इज दी हु हैज propounded the theory of hierarchy of need, Abraham Maslow, option A. Next is the repetition of any activity leads to stronger ties is based on which principle of Thorndike। तो बोला था कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होगा, वो आपको अच्छे से याद रहती है। तो वो किसमें हमने पढ़ा अभी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, क्योंकि ज़्यादा स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट इज द कंडीशन विच डायरेक्ट ए पर्सन टुवार्ड हिज गोल, तो उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, ऑप्शन सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।